हेलो एवरीवन, आज हम हमारी सिक्स्थ क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 5 है जो हमारा, इसका नाम क्या है? राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अर्थात हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? जो उत्तर वैदिक काल था हमारा, उसके बारे में पढ़ेंगे, जनपद के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। और जो महाजनपद होता था ये वज्जी, और वो महाजनपद के अंतर्गत आते थे वज्जी और मगध। वज्जी और मगध जनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। देखिए, जो ये हमारा चैप्टर है ये बताता है कि हम पहले के समय में हम शासकों को कैसे चुनते थे। आज के समय में भी चुनाव किया जाता है शासकों का, लेकिन कैसे किया जाता है? मतदान पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, चैप्टर क्या कहता है? हमारा चैप्टर कहता है कि लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान पद्धति के द्वारा, देखिए 50 वर्षों से कर रहे हैं हम अपने शासकों का चुनाव। कैसे कर रहे हैं? मतदान पद्धति के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बहुत पहले जो शासक बनते थे तो उनका चुनाव कैसे किया जाता था? तो बहुत समय पहले जो शासक बनते थे, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि राजा संभवतः जन यानी कि लोगों द्वारा चुने जाते थे। करीबन 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आए, और उस परिवर्तन में क्या किया जाने लगा? बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लगे। यानी कि क्या किया जाने वाला है? क्या किया जाने लगा? यज्ञों के द्वारा राजाओं का चुनाव किया जाने लगा। और इन यज्ञों में जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ होता था वह कौन सा होता था? अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा क्या होता था कि राजा क्या करता था? घोड़े को क्या कर दिया जाता था? इस अश्वमेध के में एक घोड़े को राजा के लोगों की देखभाल में स्वतंत्र विचरण यानी कि स्वतंत्र चरने के लिए छोड़ दिया जाता था घोड़े को। अब वो घोड़ा जिस जिस एरिया में चरता रहेगा उस वो एरिया राजा के अधीन माना जाता था। अगर कोई दूसरा राजा उसको नहीं रोकता था तो वो राजा, जो जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया है, वह उसके क्या माना जाता था? अधीन माना जाता था। अगर कोई उस घोड़े को क्या कर लेता था? रोक लेता था, तो उसे यह अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था। ओके, तो इसमें क्या करते थे? राजा अधीनस्था स्वीकार कर लेते थे, और जो राजा इनकी अधीनस्था स्वीकार कर लेते थे, उनको क्या किया जाता था? उनको यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ओके, तो अब देखिए, यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसमें क्या किया जाता था? उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। ओके, तो सीधी सी बात हो गई। क्या हो गया कि इसमें ये लिखा हुआ है कि अश्वमेध यज्ञ है जो है कैसे होता था। ओके, पहले के समय में शासकों को चयन कैसे चुना जाता था? अब के समय में तो शासकों को मतदान पद्धति के द्वारा चुना जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा वर्ण। वर्ण व्यवस्था क्या थी? देखिए, वर्ण है जो ये जाति व्यवस्था है, वह हमारी किससे प्रभावित है? हमारी वर्ण व्यवस्था से प्रभावित है। कौन सी व्यवस्था हमारी वर्ण व्यवस्था से प्रभावित है? तो जाति व्यवस्था हमारी वर्ण व्यवस्था से प्रभावित है। ब्राह्मण थे जो हमारे, जो पुरोहित थे, उन्होंने क्या किया था? 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया था? पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में। इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। जो पहला वर्ण था यह हमारा किनका था? ब्राह्मणों का था। उनका काम क्या होता था? जो ब्राह्मण थे पहले वर्ण के अंतर्गत, उनका काम होता था वेदों का अध्ययन करना। और जो दूसरा वर्ण वर्ण होता था, दूसरा था शासकों का। ये क्या कहलाते थे? क्षत्रिय कहलाते थे। जो हमारा तीसरा वर्ण होता था यह हमारा होता था वैश्य अथवा विश्व का। ये क्या होते थे? पशुपालन करते थे और व्यापारी होते थे इनके अंतर्गत। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार रखते थे। ओके, और जो चौथा वर्ण होता था वह होता था हमारा शूद्रों का। इन शूद्रों को क्या होता था कि इनको यज्ञ और अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं होता था। शूद्रों, औरतें भी इनके अंतर्गत ही शामिल होती थी। औरतों को भी क्या करने का अधिकार नहीं होता था? यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता था, और ना ही ये वेदों का अध्ययन कर सकते थे। ओके, वर्ण हो गए। तो पुरोहितों, कितने वर्णों का जिक्र किया गया है? 4 वर्णों का जिक्र किया गया है। कौन कौन से है वे 4 वर्ण? देखिए, पहला वर्ण कौन सा है?
पहला वर्ण ब्राह्मणों का। दूसरा वर्ण कौन सा है? दूसरा वर्ण है शासकों का। तीसरा वर्ण कौन सा है? तीसरा वर्ण है हमारा विश्य या फिर वेश्य का। और चौथा वर्ण कौन सा है? फोर्थ है हमारा शूद्रों का। ओके। लेकिन बाद में आकर एक वर्ण और बना दिया गया जो जो अछूतों का माना गया। पांचवा कौन सा माना गया? अछूतों का। मेन ये चार वर्ण ही है। ओके। और जो वर्णों का निर्धारण है यह हमारा किन के आधार पर होता है? जन्म के आधार पर होता था। अर्थात जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो वह ब्राह्मण ही माना जाएगा। जो क्षत्रिय कुल में पैदा हो गया उसको क्षत्रिय माना जाएगा। ओके। तो ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर, यह जन्म के आधार पर उस समय क्या होती थी? वर्ण व्यवस्था होती थी। और जो अछूत वर्ग है वह अछूत वर्ग के अंतर्गत किन किन को शामिल किया गया था? जो शिल्पकार होते हैं, जो शिकारी होते हैं और जो भोजन संग्राहक अर्थात जो हमारे फूड गैदरर, जो हमारे फूड गैदरर होते हैं इनको शामिल किया जाता था। आगे देखिए, आगे है हमारा जनपद। जनपद के अंतर्गत क्या होता था? जनपद, जनपद में महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपद के राजा हो गए थे। यानी कि जो जो यज्ञ करते थे वे अब जन के राजा न होकर किन के राजा हो गए थे? जनपद के राजा हो गए थे। और जनपद का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या होता है? जन के बसने की जगह। देखिए, जन के बसने की जगह अर्थात क्या होता था? जहाँ पर लोग रहते थे, निवास करते थे, वो हमारा जनपद होता था। देखिए, कई पुरातन, अब इधर देखिए, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं आपको ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। देखिए, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई करवाई है। खुदाई के दौरान हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? खुदाई के दौरान हमें पता चला है कि ये मवेशी और अन्य जानवरों को पालते थे, झोपड़ियों में रहते थे, चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। और ये हमारी खुदाई है जो ये कहाँ कहाँ पर की गई है? यूपी, यूपी में मेरठ के पास की गई है। मेरठ के पास हस्तिनापुर है, वहाँ पर की गई है। और एटा के पास अंतरजी खेड़ा, यहाँ पर ये खुदाइयाँ की गई है जहाँ से हमें ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो यहाँ क्या होता था? जो जनपद था इसमें लोग क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। देखिए, जो धूसर चित्र होते, ये बर्तन होते हैं, विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। देखिए, चित्रित धूसर पात्र का मतलब क्या होता है? ये हमें कहाँ से मिले हैं? पुरास्थलों से मिले हैं। ओके। चित्रित धूसर पात्र हमें कहाँ से मिले? पुरास्त्रोत थे। और चित्रित धूसर पात्र का अर्थ होता है बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। और चित्रकारी भी कैसी की गई है? ज्यामितीय आकार की। ज्यामितीय आकार का मतलब किसी बर्तन पर ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, किसी पर ऐसे बना हुआ है, किसी पर ऐसे स्टार बना हुआ है, कोई ऐसे है, तो ये क्या होगी? ज्यामितीय आकार होगी। देखिए, अगर आपको दिख रहा हो ध्यान से तो इस बर्तन पर ये ऐसे बनी हुई है, ये ऐसे, और इसके अंदर ऐसे किया हुआ है। ओके, ऐसे है। मैं आपको इरेज करके दिखा दूं। अब देखिए, है ना ऐसे ही। ओके। अब ऐसे देखिए, अब अगला देखिए महाजनपद। महाजनपद में क्या है कि देखिए, मैं आपको दिखा दूं, एक बार रीड कर लेते हैं। करीबन 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। और जो महाजनपद होते थे इनकी क्या होती थी? राजधानी होती थी। और कई राजधानियों में क्या किया जाता था? किलेबंदी की जाती थी। और इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या फिर पत्थर की क्या की जाती थी? दीवारें बनाई जाती थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर, ताकि हम मोटी मोटी दीवारें बना दे, कोई अन्य राजा आएगा तो वह डायरेक्ट अंदर नहीं आ पाएगा, उसको पहले उन दीवारों के बाहर खड़ा होना पड़ेगा, उनको बांधना बेंधना पड़ेगा। ऐसे तो वे बंधी नहीं जाएगी। तो इसलिए उनको पहले बाहर युद्ध करना पड़ता था, किलेबंदी का निर्माण किया जाता था। राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करने में क्या करते थे? अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। देखिए, मैप में आपको मैं दिखा दूं आगे,
वज्जी और मगध का जो आपने जिक्र किया गया है इस चैप्टर में आगे, ये हमारा है मगध, और ये मगध के पास ही हमारा वज्जी है। देखिए दोनों ही कहाँ पर है, बिहार में। और वज्जी की राजधानी वैशाली थी और मगध की राजधानी कहाँ है, राजगृह में थी। ओके, आगे देखिए अब। इस तरह क्या होता था, जो किले की चार दीवारी की जाती थी, तो किले के अंदर रहने वाले जो लोग होते थे, उन क्या होता था, उन लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी क्या हो जाता था, आसान हो जाता था। और महाजनपद काल में ही क्या किया गया था, सिक्के चलाए गए थे। नियमित वेतन देने के लिए क्या किया जाता था, सिपाहियों को पूरे साल के लिए नियमित वेतन दिया जाता था। और नियमित वेतन देने के लिए क्या चलाए गए, आहत सिक्के चलाए गए। तो सबसे पहले भारतीय इतिहास में अगर सिक्कों का जिक्र मिलता है तो वो महाजनपद काल में ही मिलता है। सिक्कों का जिक्र, सिक्कों का जिक्र सबसे पहले कौन से काल में मिलता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कौन से काल में मिलता है, महाजनपद काल में मिलता है। ओके, आहत सिक्के होते हैं, यानी कि आहत सिक्के का मतलब क्या होता है, पंच मार्क्ड कॉइन, पंच मार्क्ड कॉइन, आहत सिक्के बोलते हैं जिन्हें। अब अगला टॉपिक है हमारा कर व्यवस्था। देखिए महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे, क्या करते थे, वे विशाल किले बनवाते थे, बड़ी बड़ी सेना रखते थे। तो उनके लिए क्या होता था, उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, इनके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अब महाजनपद काल में जो राजा होते थे, वे लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर उन्होंने क्या कर दिया, नियमित कर वसूलने लगे। क्योंकि जो सेना होती थी बड़ी बड़ी, उनको भी तो पैसा देना होता था। इन्होंने आहत सिक्के चला दिए थे ना कि हम आपको सैलरी देंगे, तो सेना को भी कर देना, पैसा देना होता था। तो इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, कर लगाना स्टार्ट कर दिया। अब कर लगाना स्टार्ट कर दिया तो इन्होंने कितने प्रकार का कर लगाया और कैसे कैसे कर लगाया, देखिए फसलों पर लगाया इन्होंने 1/6वां हिस्सा, कि आप जो भी उगाएंगे आपकी उपज का 1/6वां हिस्सा अर्थात 1/6वां भाग है जो आपको कर के रूप में देना पड़ेगा। दूसरा दूसरा लगाया इन्होंने कारीगरों पर, कारीगरों पर यानी कि आपको, चाहे आप कोई भी हो, बुनकर हो, आप लोहार हो या फिर आप सुनार हो तो आप कारीगर ही, आपको क्या होगा, राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ेगा। तो दूसरा कर था यह कारीगरों पर। तीसरा कर लगाया पशुपालकों पर, पशुपालकों को क्या करना पड़ता था, जानवरों या उनके उत्पादों को क्या करना पड़ता था, कर के रूप में देना पड़ता था। अगर आप इतना उत्पादन कर रहे हो तो इतने में से इतना उत्पादन आपको राजा को देना पड़ेगा। अगला कर होता था व्यापारियों को, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने के लिए भी कर देना पड़ता था। उससे अगला होता था आखेटक तथा संग्राहक। आखेटक और संग्राहक का मतलब क्या होता है, हंटर एंड हंटर एंड फूड गैदरर, हंटर और फूड गैदरर। हंटर और फूड गैदरों को क्या होता था, जो जंगल से वस्तुएं प्राप्त होती थी उन वस्तुओं को क्या करना होता था, इन्हें राजाओं को देना पड़ता था। जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी राजा को। ओके, अगला है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि में परिवर्तन, कि कृषि में क्या क्या परिवर्तन आए महाजनपद काल में। देखिए महाजनपद काल में क्या परिवर्तन आए, महाजनपद काल में जो हल होता था, मैं आपको दिखा दूं एक बारी। हल में क्या होता था, लोहे का फाल लगना स्टार्ट हो गया था। ये हमारा हल होता है, इसमें क्या हो गया था, ये लोहे का, यहाँ पर क्या हो गया था, लोहे का ये क्या हो गया था, फाल। हल में ये लोहे का फाल लगाना शुरू कर दिया था। तो कौन से काल में लोहे का फाल लगाना शुरू हो गया था हल में, महाजनपद काल में हो गया था। धान की पौधा मतलब धान की क्या होता था, जो पौध तैयार कर कर रोपना स्टार्ट कर दिया था। हल के लोहे के फाल लगाने लगे थे। इससे क्या होता था, जो कठोर जमीन होती थी उसको फाल की सहायता से आसानी से क्या होता था, जोता जाता था। जिससे क्या होता था, जो कृषि की पैदावार ताकि अच्छी हो सके। जो धान था, धान की पौध तैयार करके उन्हें रोपण शुरू कर दिया गया ताकि धान की अच्छी पैदावार हो सके।
तो ये सब किस में किया गया था, कृषि में क्या परिवर्तन है, एक तो फाल आ गई थी लोहे वाली, दूसरा धान की जो फसल थी उसको रोप कर लगाया जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है मगध। मगध के बारे में और वज्जी के बारे में हम सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, अर्थात थोड़ा थोड़ा मगध और वज्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए मगध में क्या है, लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी जो नदियां है यह मगध से होकर बहती थी। जब गंगा नदी और सोन नदी हमारी कहाँ से होकर बहने लगी थी, मगध से होकर बहने लगी थी। अब मगध से, अब नदियाँ अगर मगध से होकर बहेगी तो वहाँ पर यातायात भी होगा, अच्छा जल का वितरण भी होगा, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए काफ़ी संसाधन भी उपलब्ध होंगे। अब जब नदी बह रही है वहाँ पर पानी अच्छा है, पर्याप्त मात्रा में है, जब पानी पर्याप्त मात्रा में है तो वह उपजाऊ होगी वो जमीन। तो क्या हो गया, वहाँ पर यातायात की अच्छी फैसिलिटीज थी, जल वितरण था और जमीन को उपजाऊ बनाया गया था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। अब देखिए मगध का जो एक हिस्सा था वह किन से भरा हुआ था, जंगलों से भरा हुआ था। अब जंगलों से भरा हुआ था तो जंगलों में क्या होता था, हाथियों को पकड़कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि उनको सेना के काम में लाया जाए। और जंगलों से क्या होता था, लकड़ियाँ मिलती थी, लकड़ियों से घर बनाए जाते थे, गाड़ियाँ और रथ बनाने के लिए भी लकड़ियाँ मिलती थी। इस क्षेत्र में क्या होता था, लोहे और अयस्क की खदानें भी थी। जब इतना सब कुछ था, अगर आपके पास जंगल है तो जंगल से क्या मिलेगा, आपको खदानें भी मिलेगी, आपको पानी भी मिल रहा है, आपको लकड़ियाँ भी मिल रही है। तो मगध तो एक शक्तिशाली राज्य बनना ही था। कैसा राज्य बनना था, शक्तिशाली, क्योंकि वहाँ पर संसाधन प्रचुर मात्रा में थे। तो यहाँ पर दो शक्तिशाली शासक हुए मगध में। कितने शक्तिशाली शासक हुए, दो शक्तिशाली शासक हुए, एक बिंबिसार और एक कौन सा, अजाद शत्रु। महापद्म नंद भी एक महत्वपूर्ण शासक बना। इसने, बिंबिसार और अजात शत्रु ने क्या किया, अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव संसाधनों को क्या किया, ये अपनाते थे। अब मगध की राजधानी की बात करें तो मगध की राजधानी कहाँ थी, मगध की राजधानी पहले बिहार, बिहार के राजगृह में थी, जिसे आधुनिक राजगीर बोलती है। और जो लेकिन बाद में मगध की राजधानी को कहाँ बनाया गया, जो आज के समय में पटना अर्थात पाटलिपुत्र को बनाया गया। अगला है हमारा जो मैसेडोनिया का राजा है सिकंदर, इसने क्या किया, इसने मगध को जीतने के लिए अपनी सेना को आगे बढ़ाया। उससे पहले ये क्या चाहता था, ये विश्व विजय करना चाहता था। तो पूरी तरह सफल न होने पर भी वह क्या हुआ, मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को उसने जीत लिया। अब वह भारतीय उपमहाद्वीप में आया, व्यास नदी के किनारे। यहाँ पर आके जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें इस बात का भय था कि यहाँ के शासकों के पास पैदल सैनिक है, रथ है, हाथियों की बहुत ज़्यादा संख्या में इनके पास मात्रा है, हाथियों की, सैनिकों की, रथों की। तो हम इन पर विजय नहीं पा सकेंगे, ये हमें हरा देंगे। तो यहाँ जो मैसेडोनिया का राजा सिकंदर था, इसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया था। अगला है हमारा वज्जी। वज्जी वज्जी के बारे में भी हम सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे कि वज्जी कैसा था। देखिए वज्जी भी 16 महाजनपदों में से एक था। वज्जी क्या था, 16 महाजनपदों में, 16 महाजनों जनपदों में से एक क्या था, वज्जी वज्जी था। और वज्जी की जो राजधानी थी यह क्या थी, वैशाली विहार थी इसकी राजधानी। यह एक शक्तिशाली राज्य बन गया था वज्जी। वज्जी की जो शासन व्यवस्था होती है इसको गण या फिर संघ के नाम से जाना जाता है। देखिए जो हमारे भगवान बुद्ध है यह भी हमारे कौन से गण से संबंधित है, शाक्य गण से संबंधित है। और भगवान महावीर है जो यह हमारे कौन से संघ से संबंधित है, यह हमारे वज्जी संघ से संबंधित है। और वज्जी गण और संघ दोनों ही किसके है, ये किसकी शासन व्यवस्था है, वज्जी की शासन व्यवस्था है, दोनों ही गण और संघ। अर्थात ये हमारे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर कहाँ से संबंधित है, वज्जी से संबंधित है। इसकी शासन व्यवस्था को बोला जाता है गण या फिर संघ। ओके, आगे है हमारा गण या संघ में कई शासक होते हैं।
देखिए इसमें क्या होता है, कई शासक होते हैं और प्रत्येक शासक क्या कहलाता है, राजा कहलाता है। ये क्या करते हैं, एक साथ बैठकर अनुष्ठानों को, यज्ञों को संपन्न करते हैं। सभाओं में बैठकर ये बातें करते हैं, वाद विवाद के जरिए ये क्या करते हैं, कि हमें यह कार्य करना है, यह नहीं करना है, इनके जरिए अपने कामों को सुलझाते हैं। लेकिन जो स्त्रियां होते थे, दास होते थे, कमकार होते थे, इनको सभाओं में हिस्सा लेने का हक नहीं होता था। देखिए, अब मैंने आपको बताया था ना, भगवान बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित है। देखिए, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, जिनके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये दोनों ही गण से या फिर संघ से संबंधित है। और जो हमारा बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य किस में क्या है, संघ के जीवन, बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। और वज्जी है, वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। तो वज्जी संघ का वर्णन कहाँ से लिया गया है, दीर्घ निकाय से लिया गया है। और दीर्घ निकाय किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है हमारा दीर्घ निकाय। ओके, अगला देखिए, अगला है हमारा, कंप्लीट हो गया है भाई अब हमारा चैप्टर। इसमें यही लिखा है कि कई शक्तिशाली राजा थे जो वह इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। और इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। एक अन्यत्र है, अन्यत्र में यह कहा गया है कि जो एथेंस है, एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसे प्रजातंत्र या फिर क्या कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है, जो आज भी लागू है। तो यह शासन व्यवस्था किसने शामिल करी थी, एथेंस के लोगों ने। और एथेंस क्या है, एथेंस है हमारा ग्रीस की राजधानी। एथेंस किसकी राजधानी है, ग्रीस की राजधानी है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर है जो ये 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।